जय हिंद बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे भारत लोग और अर्थव्यवस्था पुस्तक का अध्याय फर्स्ट, जिसमें अपन पढ़ रहे थे। अध्याय का नाम था, चैप्टर का नाम था भारत जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि व संगठन। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था भारत का जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व। आज अपन पढ़ेंगे भारत का जनसंख्या वृद्धि। सबसे पहले अपन बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि कहते किसे हैं, मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। दोस्तों, दो समय बिंदुओं के बीच में किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में अगर बदलाव आता है तो उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में बदलाव को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कैसे? दो समय बिंदु है दोस्तों, दो समय बिंदु लेते हैं अपन, एक 2001 का लेते हैं और एक लेते हैं अपन 2011। दो समय बिंदु हो गए दोस्तों। दो समय बिंदुओं के बीच में, यानी कि इस 10 साल की ड्यूरेशन में 2001 में भारत की जनसंख्या थी 102 करोड़ और 2011 में भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। तो इस 10 साल के समय में, यानी दो समय बिंदुओं के बीच में या उनके अंतराल में किसी भी क्षेत्र विशेष, जैसे कि पर्टिकुलर रीजन हो गया इंडिया, क्षेत्र विशेष हो गया भारत या फिर राजस्थान या कोई भी देश या कोई भी राज्य, अगर उस क्षेत्र विशेष में जो भी लोग रह रहे हैं उन लोगों की संख्या में बदलाव आता है। आया क्या यहाँ पर? 2001 में 102 करोड़ थे, 2011 में 121 करोड़ हो गए। तो इस संख्या में जो बदलाव आता है उसे ही क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। समझ में आया? अर्थात इसकी परिभाषा अपन ऐसे लिखेंगे, दो समय बिंदुओं के बीच में किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में बदलाव को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। इसे जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, प्रत्येक 100 में, यानी कि प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, जो दशकीय भी होती है या वार्षिक भी होती है। दशकीय मीन्स 10 वर्षों की भी हो सकती है या वार्षिक भी हो सकती है, यानी कि 10 वर्षों की एक साथ, जैसे कि भारत में जनगणना हर 10 वर्ष बाद में होती है, तो अधिकतर जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो दशकीय वृद्धि दर ही होती है, और इसे वार्षिक वृद्धि दर भी ज्ञात कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के घटक दो तरीके के होते हैं। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा अभिप्रेरित। दोस्तों, प्राकृतिक मतलब ये जो बदलाव आया है भारत की जनसंख्या में, जो बदलाव आया है 2001 से लेकर 2011 के बीच में, उसमें एक कारण है प्राकृतिक, यानी कि उसके बदलाव का कारण है या तो जन्म या मृत्यु या फिर प्रवास। 3 वजह होती है जिससे जनसंख्या में परिवर्तन आता है ना दोस्तों? जन्म की वजह से जनसंख्या में बदलाव आता है, मृत्यु की वजह से जनसंख्या में परिवर्तन होता है, और अगर कोई प्रवास करता है अर्थात अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान में चला जाता है, वहां जाकर रहने लग जाता है, तो वहां की जनसंख्या को बढ़ा देता है, और जहां से वो गया है वहां की जनसंख्या कम हो जाती है। तो ये जो जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, ये बदलाव हो रहा है, ये दो तरीके से हो रहा है। एक तो प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा, और एक अभिप्रेरित, जो मानव के द्वारा। प्राकृतिक मतलब जिसमें जन्म और मृत्यु को शामिल किया जाता है, और अभिप्रेरित जिसमें अंतःवर्ती और बहिर्वर्ती संचलन को भी शामिल किया जाता है। जन्म मृत्यु को तो शामिल किया ही जाता है, इसके साथ में बहिर्वर्ती यानी कि किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, उत्प्रवास करना, या फिर अंतर्वृत्ति यानी कि वहां से यहां आना, संचलन यानी कि गति करना, प्रवास करना। तो ऐसे कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा अभिप्रेरित। प्राकृतिक में जन्म और मृत्यु को शामिल किया जाता है, अभिप्रेरित में अंतर्वृत्ति या बहिर्वर्ती जो संचलन है उसे शामिल किया जाता है, अप्रवास या उत्प्रवास को भी शामिल किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो ये होता है P2 माइनस P1 बटा P1 इंटू 100। देखो दोस्तों, इसमें P2 जो है वो होता है आधार वर्ष, वर्तमान वर्ष। P2 जो होता है वर्तमान वर्ष होता है, और P1 जो होता है वो आधार वर्ष होता है।
अगर अपन किसी भी दो समय अंतराल में जनसंख्या वृद्धि ज्ञात कर रहे हैं, जैसे कि अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा दो समय बिंदुओं के बीच में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन को, तो अपन क्या करते हैं, दो समय बिंदु लेते हैं जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करने के लिए, जैसे कि 2001 ले लिया और 2011 ले लिया। 2 वर्ष लेंगे जिसमें आधार वर्ष जो होगा वो पिछला वर्ष होगा, यानी कि 2001 वाला होगा, और वर्तमान वर्ष जो होगा वो 2011 वाला होगा। अब इसको सूत्र में अप्लाई करते हैं। सूत्र में अप्लाई करने पर क्या होगा दोस्तों, 121 करोड़ माइनस 102 करोड़ बटा 102 करोड़ इंटू 100, यही होगा क्या, वर्तमान वर्ष की जनसंख्या माइनस आधार वर्ष की जनसंख्या बटा आधार वर्ष की जनसंख्या इंटू 100, P1 माइनस P2 माइनस P1 बटा P1 इंटू 100। अगर इस तरीके से अपन ज्ञात करते हैं भारत का जनसंख्या वृद्धि दर, तो भारत का जनसंख्या वृद्धि दर आता है 17%। कितना आता है, 17%। तो भारत का 10 की जो वृद्धि दर है, 10 वर्षों का जो वृद्धि दर है वो कितना है, 17%। अगर इसे वार्षिक में निकालना हो तो क्या करेंगे, ये 10 वर्षों का आ गया। अब अपन वार्षिक में निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 वर्षों का निकाला है, 1 वर्ष का निकालना है तो 10 का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 1.7%। यानी कि भारत का वार्षिक वृद्धि दर क्या है बच्चों, 1.7%, और 10 की वृद्धि दर क्या है, 17%। समझ में आया, एनी डाउट? आगे देखते हैं अपन। ये जो सूत्र है इसकी अपन ने चर्चा की। इसमें P2 क्या होता है, वर्तमान वर्ष होता है, यानी कि आखिरी जो जनगणना होती है वो होता है, और P1 जो होता है जिससे अपन जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात कर रहे हैं। किन दो समय के बीच की अपन जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात कर रहे हैं, इस पीछे वाले जो समय होगा वो P1 होगा, ओके, जिसे अपन आधार वर्ष कह सकते हैं। आगे चलते हैं अपन जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाएं या फिर काल। जनसंख्या वृद्धि के काल, भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है अपन उसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। अपन ने बांटा है 1901 से लेकर वर्तमान तक, यानी कि 2011 तक। तो जनसंख्या वृद्धि जो है 1901 से 2011 तक के बीच का जो समय है उसको अपन ने 4 कालों में बांट दिया। किस काल में कितनी वृद्धि हुई ये अपन चर्चा करते हैं। पहला काल आता है आपका 1901 से लेकर 1921 के बीच के काल, 21 वर्ष का समय हो गया। 1901 से 1921 के बीच का काल, जिसे रुद्र काल या स्थिर काल भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें जनसंख्या बढ़ी नहीं थी, इसमें जनसंख्या रुद्र थी, यानी रुकी हुई थी या फिर स्थिर थी। वजह क्या थी दोस्तों, इस समय पर, क्योंकि ये प्राचीन समय था और इस समय पर ना ही तो चिकित्सा सुविधाएं थी, ना ही भूजल की उपलब्धता थी, तो इस वजह से महामारी ज़्यादा थी, और महामारी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता था, जन्म दर भी उच्च थी तो मृत्यु दर भी उच्च थी, और दोनों उच्च रहने की वजह से जनसंख्या समान रहती थी, रुद्र रहती थी, स्थिर रहती थी। और यहाँ तक कि इस काल में जो समय आया 1911 से 1921, इसी काल का समय है। इस काल में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि भी हुई, यानी कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हुई दोस्तों, घट गई जनसंख्या। 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या घट गई थी। तो ये पहला काल हो गया, इसमें जनसंख्या बढ़ी नहीं थी, जिसके कारण क्या थे, महामारियां, चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध न होना, खाद्यान्न की कमी होना, और मुख्य पॉइंट इस काल में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। दूसरा काल आता है 1921 से 1951 का काल, स्थिर वृद्धि का काल, इसे कहते हैं स्थिर वृद्धि का काल। दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में या पिछले काल की तुलना में इसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि थोड़ा बहुत महामारियों पर काबू पा लिया गया था, थोड़ा बहुत मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई थी, जिससे जनसंख्या में थोड़ी सी वृद्धि हुई। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट आता है दोस्तों, 1920 में महान आर्थिक मंदी आई थी और विदेशी झगड़े हुए थे, महामारियां आई थी, जिसकी वजह से जनसंख्या घट गई थी। तीसरा काल आता है 1951 से 1981 का काल। दोस्तों इन दोनों कालों में जन्म दर भी उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च थी, इसलिए जनसंख्या न के बराबर बढ़ी। लेकिन 1951 के बाद में हुआ यूं
कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने लगी। जन्म दर एज इट इज पहले की तरह बनी रही, लेकिन मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई, जिसका कारण था महामारियों पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया, भोजन की सुविधाएं उपलब्ध होने लगी, वैज्ञानिक नए नए आविष्कार होने लगे, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा, जिसकी वजह से जन्म दर तो पहले की तरह बनी रही, लेकिन मृत्यु दर में गिरावट आई और जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे जनसंख्या का विस्फोटक काल कहा जाता है 1951 से 1981 के बीच में। अब बात करते हैं अपन 1981 से वर्तमान तक। दोस्तों 1981 के बाद में विभिन्न प्रकार के सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए गए, परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रम चलाए गए। इसके अलावा अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाने की वजह से जनसंख्या में धीरे धीरे कमी दर्ज की जा रही है। तब से लेकर 1981 के बाद में जन्म दर में भी कमी आई है, जिससे लोगों को साक्षरता बढ़ने की वजह से या फिर कई प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाए जाने की वजह से जन्म दर में कमी दर्ज की गई और धीरे धीरे ये जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज की जा रही है, जिससे जनसंख्या में भी धीरे धीरे कमी आ रही है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी आ रही है। तो ये दोस्तों ये हो गए आपके 4 काल, जनसंख्या वृद्धि के 4 प्रवस्थाएं। अब बात करते हैं अपन जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं। जनसंख्या वृद्धि जो हुई उसमें भी क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी, क्षेत्र के आधार पर अलग अलग जनसंख्या वृद्धि दर पता लगा। किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा रही और किसी में जनसंख्या वृद्धि दर कम रही। दोस्तों दक्षिणी भारत के जो राज्य थे, दक्षिणी भारत के राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये ऐसे राज्य थे जिनमें जन्म दर कम थी, जिस वजह से इनकी जनसंख्या जो वृद्धि दर थी वो 20% से कम थी। दशकीय जो वृद्धि दर थी वो 20% से कम थी। कारण ये था जो दक्षिणी भारतीय राज्य थे वो साक्षरता में आगे बढ़ चुके थे, जबकि उत्तरी भारत के राज्य साक्षरता में पिछड़े हुए थे। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कम दर्ज की गई, जबकि उत्तरी भारत के जो राज्य हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनमें साक्षरता की में कमी होने की वजह से जनसंख्या वृद्धि दर इनकी तुलना में इनमें ज़्यादा रही और 20 से 25% रही। इनमें 20 से कम रही दक्षिणी भारत के राज्यों में और उत्तरी भारत के राज्यों में 20 से 25 रही, यानी 20 से अधिक रही। अब अपन बात करते हैं भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो नागालैंड है। दोस्तों आपकी बुक जो एनसीईआरटी बुक है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, केरल दिया हुआ है, वहाँ केरल नहीं होगा, वहाँ पे नागालैंड होगा। अगर अपन 2001 की बात करें, क्योंकि अपन सेंसस 2011 पढ़ रहे हैं, जनगणना 2011 पढ़ रहे हैं, तो 2011 के अकॉर्डिंग ही अपन पढ़ेंगे। अगर अपन 2001 की बात करते हैं तो 2001 में न्यूनतम केरल की थी, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर केरल की थी और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर थी नागालैंड की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किसकी थी? नागालैंड की लगभग 64% थी। नागालैंड की 64% थी 2001 में। लेकिन देखने वाली बात यह है, जिस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 में 64% थी, उसी राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर, नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में -0.47% आ गई, -0.47%। तो दोस्तों एक चीज अपने को यहाँ पर एक चीज और नोट करनी है कि जो पिछला दशक है 2001 से 2011, दशक मीन्स 10 वर्ष का समूह, जो पिछला दशक है उसमें जनसंख्या वृद्धि में सबसे ज्यादा ह्रास करने वाला राज्य नागालैंड होगा। यहाँ भी आपकी बुक में गलती है, उसने केरल दे रखा है, तो केरल नहीं होगा, नागालैंड होगा। न्यूनतम सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज करने वाला राज्य, जनसंख्या वृद्धि दर जिसकी 2001 में 64% थी, 2011 में -0.47%। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो कमी दर्ज की है वो नागालैंड ने की है। दूसरा, वर्तमान में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला भी कौन सा हो जाएगा? फिर नागालैंड हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा होगा? मेघालय होगा। 27% है मेघालय का जनसंख्या वृद्धि दर। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, आपकी बुक में इतना मिस्टेक है कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर केरल दे रखी है, वो गलत है, नागालैंड की होगी 2011 के अकॉर्डिंग।
और एक ये गलती है कि जो सर्वाधिक जो कमी दर्ज करने वाला राज्य है वो उसने केरल दे रखा है, जबकि वहाँ पर नागालैंड होगा, क्योंकि नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 में 64% थी और 2011 में 0.47% हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा कमी दर्ज की है इसने, बहुत ज़्यादा अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को घटाया है। ओके दोस्तों, अब आगे दोस्तों अपन देखते हैं कि जहाँ तक जनसंख्या वृद्धि का प्रश्न उठता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पक्ष जो होता है वो किशोरों का होता है। और दोस्तों किशोर जनसंख्या वो जनसंख्या होती है जो कुल जनसंख्या में 10 से 19 वर्ष के बच्चों का भाग, अर्थात 10 से 19 वर्ष तक के बच्चों को, बालकों को किशोर कहा जाता है। और अपने देश में, भारत में किशोरों को जो कुल अंश है कुल जनसंख्या का 20% है। 20.9% जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन की वो बालक और बालिकाओं अर्थात किशोरों के अंतर्गत है, जिसमें से 52.7% किशोर हैं और 47.3% किशोरियां हैं। ओके दोस्तों, याद रखने वाली बात यह है कि कुल जनसंख्या का किशोरों का अंश कितना है 20.9। इस 20.9 में से 52.7% तो किशोर है और 47.3% किशोरियां हैं। और किशोर कहते किसे कहें, 10 से 19 वर्ष तक के आयु के बच्चों को। आगे अपन देखते हैं किशोर युवा शक्ति लेकिन सुभेद भी होती है। किशोर देश के लिए युवा शक्ति भी होती है, यानी कि ये माना जाता है कि वो आगे चलकर जब क्रियाशील बनेंगे, जब वो कार्य करने लगेंगे तो देश का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो युवा लोग हैं। लेकिन ये सुभेद भी है, ये खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। कब होंगे खतरनाक साबित, जब, कारण क्या है इसका, जब उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। दोस्तों युवा शक्ति तो है ही, लेकिन अगर उसे सही मार्गदर्शन नहीं दिया जाएगा तो वो देश के लिए क्या हो जाएंगे, सुभेद्य हो जाएंगे और कई प्रकार के जो असामाजिक कार्य है उनमें वो संलग्न हो जाएंगे, जैसे कि अपराध करना, शराब का सेवन करना, औषधियों का दुरुपयोग करना। इसके अलावा उनमें शारीरिक और मानसिक अपंगता भी आएगी, HIV जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा और कई प्रकार के संक्रमण बढ़ने की वजह से शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर भी बढ़ जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि युवा जो होते हैं वो किसी भी देश की शक्ति होती है, एक पावर होती है, लेकिन वो सुभेद भी हो सकते हैं जब उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो वो कई प्रकार के असामाजिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, जिससे कई प्रकार की समस्याएं देश के सामने आ जाती है। इन समस्याओं को ध्यान में रखकर युवाओं को सही मार्गदर्शन देने के लिए भारतीय सरकार ने 2 कार्यक्रम चलाए। एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय युवा नीति, नेशनल यंग प्रोग्राम, जिसे फरवरी 2014 में चलाया गया। कब चलाया गया दोस्तों, फरवरी 2014 में। राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 से स्टार्ट की गई। ये कैसा कार्यक्रम है इसके बारे में देखते हैं। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो युवाओं को अपनी पूरी क्षमता उपयोग करने के लिए सक्षम बनाता है। देखो दोस्तों, हर बच्चे में सक्षमता होती है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ उसमें क्रिएटिविटी होती है, लेकिन क्या होता है उसे अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो वो दूसरे कार्यों में संलग्न हो जाता है। इनको ध्यान में रखकर सरकार ने योजना चलाई NYP, जो फरवरी 2014 से चल रही है। इसमें क्या किया जाता है, युवाओं को, जो किशोर और किशोरियां हैं, उनको अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए सक्षम बनाया जाता है, उन्हें सही मार्गदर्शित किया जाता है, उन्हें कई प्रकार की सहायताएं दी जाती है। और इसके अकॉर्डिंग NYP के अकॉर्डिंग जो युवा है वो 15 से 29 वर्ष के माने गए हैं, यानी 15 से 29 वर्ष के बच्चों के लिए या युवाओं के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। दूसरा कार्यक्रम कौन सा है, कौशल विकास कार्यक्रम, जिसे 2015 में चलाया गया। कौशल विकास कार्यक्रम को 2015 में चलाया गया। और ये कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम है, यह युवाओं की में कौशलता बढ़ाने वाला, कौशल बढ़ाने वाला, साथ ही उनमें उद्यमशीलता बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। यानी कि उन्हें विभिन्न प्रकार के
प्रशिक्षण इस प्रोग्राम के दौरान दिए जाते हैं, इस कार्यक्रम के दौरान दिए जाते हैं, ताकि वे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें, अपना उद्योग लगाएं, सक्षम हो और देश का विकास हो। तो दोस्तों ये थी जनसंख्या वृद्धि दर जो अपन ने डिस्कस की। इसमें एक पॉइंट जो ये किशोरों का अपन ने पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है। किशोर 10 से 19 वर्ष के बच्चे होते हैं, जिनमें अपने देश में किशोरों का अंश 20.9%, जिसमें बालक है 52.7 और बालिकाएं हैं 47.3। फिर आगे सुभेद, ये युवा शक्ति भी होती है लेकिन सुभेद भी है, कारण आपको पता चल गया। और इसी को सही करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये 2 प्रोग्राम भी चलाए। आगे वाली वीडियो में अपन पढ़ेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना जनसंख्या संगठन। अगर आपको ये पसंद आया हो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और बने रहिए मेरे साथ में आगे वाले लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच।